तीरगी की भी कोई हद होती है आखिर मियां, सुर्ख परचम को जलाकर ही उजाला कर दिया। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में हो रहे चुनाव में 4 फेजेस खत्म हो चुके हैं और 379 सीटों के लिए जनता ने वोट दे दिया है। अब 5वें चरण में 49 सीटों के बाद 26 मई और 1 जून के 2 चरण और बाकी रहेंगे। अब तक हुए 4 चरणों के मतदान ने बीजेपी के 400 पार के नारे को एकदम ओझल कर दिया है, धूमिल कर दिया है। इस नारे को लेकर बीजेपी के नेता खामोश हैं और बीजेपी की दोबारा सत्ता वापसी की संभावनाओं पर जनता भी खामोश ही दिख रही है। मतदाताओं की यह चुप्पी चुनावी विश्लेषकों को तो हैरान कर ही रही है, लेकिन साथ साथ बीजेपी के खेमे में भी इससे बेचैनी हो रही है। मोदी हर चुनावी मंच से खूब गरज रहे हैं, लेकिन उनकी गर्जना में अब असर नहीं दिख रहा है जैसा असर वो पहले दिखाने की कोशिश करते थे। बल्कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस बार मोदी ही बीजेपी की हार का कारण बनेंगे। आप याद कीजिए कि 2014 में जब 10 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी तो इसे मोदी का कमाल बताया गया था। बीजेपी और उसके समर्थक मीडिया ने एक शब्द उस समय गढ़ लिया था, मोदी लहर। लेकिन इस शब्द को गढ़ने वाले ये भूल गए कि समय को बीतना ही होता है और लहर को वापस लौटना भी होता है। मोदी लहर जैसी कोई चीज अगर थी तो वो लौट चुकी है, क्योंकि अब वो कहीं नजर नहीं आ रही है और ऐसा लग रहा है कि इस लहर के साथ बीजेपी की जीत की संभावनाएं भी लौट चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी में अब भी मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जा रहे हैं। मोदी ही बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, लेकिन मोदी के भाषणों में भविष्य की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उनके दुख दूर करने का कोई आश्वासन सुनाई देते हुए लोगों के बीच नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन की रणनीति में मोदी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की बातों का जवाब देने में मोदी उलझे हुए दिख रहे हैं। राहुल की खटाखट पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम मुद्दे को न छोड़ना, चुनावों के बीच में अडानी अंबानी के नाम पर कांग्रेस को घेरना और संविधान बदलने की बात करना, महिलाओं का अपमान करना और विपक्ष को तोड़ने की कोशिशें, ऐसी कुछ गलतियां ऐसी हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनाव में फंसा चुकी हैं और इससे उनकी अपनी छवि तो कमजोर पड़ी ही है, उसके साथ साथ बीजेपी का नुकसान भी मोदी ने कर दिया है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या मोदी के कारण बीजेपी को हो रहा है नुकसान और क्या मोदी ने सत्ता के गुरूर में अब आरएसएस को भी, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी किनारे करना शुरू कर दिया है। क्या वाकई बीजेपी ये मान रही है कि अब वो अपने दम पर ही चुनाव लड़ सकती है और उसे आरएसएस की जरूरत अब नहीं है? क्या 2024 के चुनाव के बाद न केवल सियासी समीकरण बदलेंगे बल्कि बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता भी बदल जाएगा? इन तमाम सवालों का विश्लेषण आज हम करेंगे दोस्तों इस कार्यक्रम के जरिए। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं कि सोनिया गांधी का यह वीडियो, जिसमें उन्होंने, और खासकर यह वीडियो रायबरेली का है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में और कमजोर दिखने लगी है बीजेपी, कैसे यहां सोनिया गांधी ने बहुत सारी बातें कुछ ही मिनटों में रख दी हैं, जरा देखिए। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र यह रिश्ता। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए
जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ, डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है। ये वीडियो रायबरेली का है, जहां से अब तक सोनिया गांधी सांसद थीं, लेकिन इस बार राहुल गांधी वहां से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। सोनिया गांधी ने पहले भी रायबरेली के लोगों को चिट्ठी लिखकर अपना परिवार बताया था और शुक्रवार को राहुल गांधी के लिए सोनिया गांधी फिर से रायबरेली गईं और वहां के लोगों से कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। सोनिया गांधी की इस अपील का रायबरेली और अमेठी दोनों जगह जबरदस्त असर होगा, ऐसा माना जा रहा है। राहुल गांधी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, ये पल मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला था। मां ने रायबरेली की 100 वर्षों की सेवा की परंपरा का ध्वज आज मुझे भरोसे के साथ सौंप दिया। मैं गर्व के साथ ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और वादा करता हूं कि मां के कहे एक एक शब्द का मान रखूंगा। तो राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, या अमेठी में केएल शर्मा स्मृति ईरानी को किस तरह हराते हैं, ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा दोस्तों। लेकिन मोदी 4 जून के पहले से ही परेशान दिखाई देने लगे हैं। आपको याद होगा कि कैसे नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को रायबरेली से उतारने के फैसले पर कहा था कि उनकी सबसे बड़ी नेता में रायबरेली में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वो राजस्थान भाग गईं और राज्यसभा सदस्य बन गईं। आप समझ सकते हैं, सबसे बड़ी नेता यानी कि सोनिया गांधी का जिक्र कर रहे थे यहां नरेंद्र मोदी। हालांकि शुक्रवार को रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के समर्थन में हुई जोरदार रैलियां बता रही हैं कि मोदी की बातों में लोग अब नहीं फंस रहे हैं। उन्हें पता है कि सोनिया गांधी को रायबरेली से लड़ने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए। पिछले चुनाव में जब पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को शिकस्त मिली थी, तब भी रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी, आपको याद होगा। लेकिन मोदी बार बार सच्चाई से आंखें फेर रहे हैं। गुरुवार को ही उन्होंने फिर ऐलान किया कि अमेठी से गए अब रायबरेली से भी जाएंगे खटाखट। जी हां, मोदी इन दिनों खटाखट शब्द का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी राहुल की बिछाई बिसात पर मोदी चाल चलने को मजबूर हो रहे हैं। गुरुवार को यूपी के प्रतापगढ़ में मोदी ने इंडिया गठबंधन की हार की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अमेठी से गए हैं, रायबरेली से भी जाएंगे। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खटाखट खटाखट खोजा जाएगा और शहजादे चाहे लखनऊ वाले हों या दिल्ली वाले, ये गर्मी की छुट्टियों पर खटाखट खटाखट विदेश निकल जाएंगे। मोदी यहां जिस तरह खटाखट बोलने पर मजबूर हुए हैं, उसी से समझ आ रहा है कि बीजेपी अब कितनी कमजोर हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने बेरोजगारों को रोजगार खटाखट देने, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए खटाखट देने जैसी बातें कही हैं और बताया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसे लेकर क्या वादे किए गए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र का अच्छा असर इस बार पड़ रहा है। खुद मोदी इसकी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जितनी बार वो कांग्रेस को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा कांग्रेसी घोषणा पत्र को पढ़ा जाता है और इसमें बीजेपी का नुकसान होता है। मोदी का खटाखट वाला बयान इस नुकसान को और बढ़ा रहा है। तो राहुल गांधी 10 सालों में कई बार मोदी को अडानी अंबानी मामले पर भी घेर चुके हैं और मोदी अब तक इन 2 नामों को बोलने से बचते ही रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के बोलने का असर हुआ या सत्ता के जाने की बौखलाहट ऐसी हुई कि बीते दिनों नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी के काले धन को टेम्पो में कांग्रेस तक पहुंचाने वाला बयान दे दिया। जब मोदी ने बयान दे दिया तब उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि इसमें बीजेपी को उन्होंने कितना फंसा दिया है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने उन 2 उद्योगपतियों पर काले धन का आरोप लगा दिया जिनकी संपत्ति में पिछले 10 सालों में काफी इजाफा हुआ, यानी कहीं ना कहीं इसमें अपनी सरकार को ही नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदार ठहरा दिया, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के आरोपों को वो सही ठहराते हुए मोदी वहां पर नजर आए कि मोदी सरकार उद्योगपति मित्रों की सरकार है। इसी तरह राहुल गांधी मोदी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप भी लगाते आए हैं, आपने सुना ही है, जिसका जवाब देने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की, लेकिन फिर भी वो वहां पर भी फंस गए हैं। आइए जरा देखिए इस रिपोर्ट को। बनारस में मां गंगा के सामने नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। यह बहुत बड़ा बयान नरेंद्र मोदी ने दिया ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जो आरोप मोदी पर लगते रहे हैं वो मिट सकें। गुजरात का कांटा तो मोदी के राजनीतिक जीवन में हमेशा ही चुभता रहेगा, लेकिन अपने 10 सालों के शासन में भी मोदी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर हमेशा घिरते रहे हैं और इन चुनावों में भी विकास की बात
छोड़कर मोदी हिंदू मुसलमान करते रहे हैं। कभी राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस को घेरा तो कभी कांग्रेस पर कृष्ण को गाली देने का आरोप लगाया। यहां तक कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप भी बताई। मोदी अब भी यही कर रहे हैं। उनके चुनावी भाषण को सुनकर किसी को भी समझ आ जाएगा कि मोदी ने हिंदुत्व का राग छोड़ा नहीं है, भले ही उनका दावा कुछ भी हो। तो चुनाव में बाजी हाथ से निकलती देखकर नरेंद्र मोदी अब खुद को मुस्लिमों का करीबी बताने लगे हैं, जबकि मोदी के साथी सांसदों ने किस तरह संसद के भीतर एक मुस्लिम सांसद दानिश अली को अपशब्द कहे थे, ये बात अभी जनता भूली नहीं है। खुले में नमाज पढ़ने से लेकर अपनी पसंद का खाना खाने तक कई बातों पर मुसलमानों को अपमानित और प्रताड़ित किया गया। मोदी समर्थक पत्रकारों ने भी खूब हिंदू मुसलमान किया, लेकिन अब चुनाव के वक्त सुर बदलने की कोशिश हो रही है और इसके साथ ही अपनी मजबूती दिखाने के लिए अब संघ यानी आरएसएस से भी बीजेपी दूरी बनाती हुई दिख रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को कांग्रेस के हाथों बुरी तरह पराजय मिली थी तो उसके बाद आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने एक लेख छापा था। पत्रिका के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने इस संपादकीय लेख में कहा था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम ने यह बता दिया है कि केवल हिंदुत्व का एजेंडा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। तभी से ये संकेत मिल रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी की चुनावी जीत में संघ की बड़ी भूमिका रहती है क्योंकि जमीन पर उसके कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, लेकिन अब बीजेपी को ये लगने लगा है कि वो इतनी मजबूत हो गई है कि उसे संघ की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि वाजपेयी के समय बीजेपी छोटी और कमजोर थी और उसे खुद को चलाने के लिए आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम बढ़ गए हैं, पहले से अधिक सक्षम हैं और बीजेपी अब अपने आप को चलाती है। आरएसएस एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है। हम अपने मामलों को अपने तरीके से संभालते हैं और यही राजनीतिक दलों को करना चाहिए। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह बयान बीजेपी के आत्मविश्वास को दिखा रहा है, जो उसके लिए घातक भी साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति के केंद्र में हमेशा आरएसएस रहा है, लेकिन अब संघ को दरकिनार करते हुए मोदी नजर आ रहे हैं। मोदी ने एक बार संसद के भीतर एक अकेला सब पर भारी बोलकर अपने अति आत्मविश्वास का परिचय दे दिया था। आपको याद होगा, छाती पीट पीट कर उन्होंने कहा था, ये 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पर भारी। याद है ना आपको? और इसी तरह 400 पार का नारा भी नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों लगाया था और बीजेपी नेताओं ने भी इस नारे को लपकते हुए कहा था कि हमें संविधान बदलने के लिए 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। बीजेपी के नेताओं ने बार बार आरक्षण के खिलाफ भी बातें की और इसके साथ ही किसानों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के अपमान के मुद्दे जब जब सामने आए तब तब बीजेपी ने अपनी सुविधा से उन मुद्दों पर चर्चा की। खासकर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर जिस तरह की राजनीति हुई, जनता उससे भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी से निराश हुई। मणिपुर महिला पहलवानों के बाद जब प्रज्वल रेवन्ना का मामला आया सामने, तब भी मोदी दोषियों को सजा दिलवाने के लिए सक्रिय नहीं दिखे। इस तरह एक के बाद एक दूसरी गलती मोदी करते चले जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार भी सत्ता में वही लौटेंगे, उनकी पार्टी ही लौटेगी। हालांकि जमीनी हकीकत ऐसी नहीं दिख रही है दोस्तों। मोदी की गलतियों से अब बीजेपी को नुकसान हो चुका है और यह नुकसान हर चरण के बाद पहले से ज्यादा स्पष्ट यानी साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या मोदी की गलतियों के कारण सत्ता से हटेगी बीजेपी। खैर, शायर जिया जालंधरी ने ठीक ही फरमाया है कि आसरे जाते रहे आस अभी बाकी है, आसरे जाते रहे आस अभी बाकी है, पौ भी फूटेगी जहां डूबते तारे देखे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।